गुड मॉर्निंग फ्रेंड। क्लास 9 के अध्याय 3 के अणु व परमाणु चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पाठ को खत्म कर लिया है और अब अभ्यास प्रश्नों की बारी है। अभ्यास प्रश्न में पहला जो क्वेश्चन है वो ऑक्सीजन और बोरान के प्रतिशत संगठन के ऊपर है कि एक नमूना दिया हुआ है जिसमें ऑक्सीजन और बोरान की मात्रा जो टोटल है उस नमूने में, मतलब ये दोनों मिक्स है उसमें नमूने में, वो है 0.24 ग्राम और अलग अलग बोरान और ऑक्सीजन की भी मात्रा दी है। बोरान की 0.096 ग्राम दी है और ऑक्सीजन की दी है 0.144 ग्राम। तो प्रतिशत संगठन हम कैसे निकालते हैं? जिसका भी प्रतिशत संगठन निकालना होता है उसकी मात्रा बटे नमूने की कुल मात्रा। तो वही हमने यहाँ किया है। बोरान की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए बोरान की जो मात्रा दी है बटे कुल मात्रा, और इसको जो है हमने सॉल्व कर लिया है और प्रतिशत में निकालना इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया है, फिर इसको सिंप्लीफाई किया है और इस तरह 40 ग्राम प्रतिशत मात्रा बोरान की आ जाएगी। अब ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए ऑक्सीजन की जो गिवन मात्रा है अलग, वो बटे नमूने की टोटल मात्रा, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत में निकालने के लिए, सिंप्लीफाई करेंगे और 60% आएगा। और किसी भी नमूने में 100% मात्रा होती है, जिसमें 40 इसकी हो गई बोरान की और 60% हो गई ऑक्सीजन की। इस तरह टोटल 100% नमूने की मात्रा आ गई। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि 3 ग्राम जो कार्बन है उसका रिएक्शन 11 ग्राम ऑक्सीजन से हो रहा है, तो CO जो है 8 ग्राम ऑक्सीजन से हो रहा है, तो टोटल 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। इसका मतलब 3 ग्राम कार्बन के साथ अनुपात में 8 ग्राम ऑक्सीजन यूज हो रहा है और उससे 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। फिर 3 ग्राम कार्बन अगर लिया गया है और 50 ग्राम ऑक्सीजन है, तब कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? तो चूँकि 3 ग्राम ही कार्बन है तो इसके साथ अनुपात में 8 ग्राम ही ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, मतलब 50 में से केवल 8 ग्राम ही रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी? उतनी ही जितनी पहले बनी थी, 11 ग्राम। बाकी का ऑक्सीजन बचा रहेगा 42 ग्राम्स। और ये कौन सा नियम दिखा रहा है ये भी पूछा है, तो ये स्थिर अनुपात का नियम है कि अनुपात जो है हमेशा एक स्थिरता, मतलब एक नियतांक में रिएक्ट करते हैं। जैसे यहाँ कार्बन अगर हमने 3 ग्राम लिया है तो उसके साथ अनुपात में 8 ही ग्राम ऑक्सीजन जाएगी। तो इसीलिए जिस तरह यहाँ 8 ग्राम रिएक्ट हुआ, अब हम कार्बन की मात्रा उतनी ही रख रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन की बढ़ा दे रहे हैं, उससे ये नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक बन जाएगा, वो उतना ही रिएक्ट करेगा जितना कि 3 ग्राम के साथ उसका अनुपात है। 3 के साथ 8 है तो 3 के साथ 8 रिएक्ट करेगा, बाकी जो मात्रा है वो रिमेनिंग रहेगी, बची रहेगी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, बहुपरमाणु आयन किसे कहते हैं? तो ऐसा आवेशित कण, क्योंकि आयन एक आवेशित कण होता है जो इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करता है या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इलेक्ट्रॉन को लेता है। और जब भी ये चीज़ होती है तो कोई चीज़ आवेशित हो जाती है, मतलब उसमें एक एनर्जी रहती है, आवेशित का मतलब। तो बहुपरमाणु आयन किसे कहेंगे? ऐसा आवेशित कण आयन जिसमें एक से अधिक परमाणु उपस्थित हो, बहुपरमाणु आयन कहते हैं उसको। जैसे SO4, इसमें 2 परमाणु उपस्थित हैं, एक S का और एक ऑक्सीजन का। कार्बोनेट आयन है, ये भी बहुपरमाणु आयन है क्योंकि इसमें कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है। इसी तरह ये फॉस्फेट जो है उसमें भी हम देख रहे हैं फास्फोरस से ऑक्सीजन है, एक से अधिक परमाणु उपस्थित हैं। ये सब बहुपरमाणु आयन के उदाहरण हैं। अब चौथे प्रश्न में रासायनिक नाम दिए हुए, कह रहा है रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले है मैग्नीशियम क्लोराइड। इन दोनों की हमें बैलेंसी पता होनी चाहिए, तो Mg की दोनों को लिख लेते हैं इस तरह से, एक तरफ लिख देते हैं मैग्नीशियम को, एक तरफ लिख देते हैं क्लोरीन को। मैग्नीशियम की बैलेंसी कितनी होती है? +2 और क्लोरीन की कितनी होती है? -1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम सिंबल्स को हटा देंगे। ये सिंबल्स ये दिखा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे थे कि लूज कर रहे थे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। Mg का मल्टीप्लिकेशन 1 में होगा, ये बन गया Mg, और Cl का 2 में तो Cl2। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या निकल के आया? मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। अब कैल्शियम क्लोराइड का हमें लिखना है, तो एक तरफ पहले कैल्शियम को लिख देते हैं और एक तरफ क्लोरीन को। और कैल्शियम भी उसी ग्रुप का है जिस ग्रुप का Mg है, तो इसकी भी बैलेंसी कितनी है? +2 और क्लोरीन की -1।
फिर हम सिम्बल्स को हटा देते हैं और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो जो फार्मूला आएगा वो होगा CaCl2। तो ये हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला CaCl2। अब कॉपर नाइट्रेट का हम देखते हैं। तो कॉपर का पहले हम सिंबल लिख देते हैं जो कि होता है Cu, और नाइट्रेट आयन NO3 होता है, इसका सिंबल लिख देते हैं। कॉपर की वैलेंसी क्या होगी +2 और NO3 की कितनी होती है -1। अब हम सिंबल्स को हटा देते हैं इनके साइंस को और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो फार्मूला क्या निकल के आएगा CuNO3 का होल ट्वाइस। होल क्यों लगाए? क्योंकि ये बहुपरमाणुविक आयन है इसलिए इसमें होल लगाते हैं। तो CuNO3 का होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट का निकल के आ गया सूत्र CuNO3 का होल ट्वाइस। अब एल्युमिनियम क्लोराइड का निकालते हैं। तो एक तरफ हम लिख देते हैं एल्युमिनियम को और एक तरफ लिख देते हैं क्लोरीन को। एल्युमिनियम की बैलेंसी कितनी होती है +3, क्लोरीन की होती है -1। साइन को हटा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फार्मूला क्या निकल के आएगा AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड का। एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया AlCl3। अब लास्ट में बचा कैल्शियम कार्बोनेट। एक तरफ लिख देते हैं हम कैल्शियम को और एक तरफ कार्बोनेट आयन को। कैल्शियम की बैलेंसी कितनी होती है +2 और कार्बोनेट की भी -2 होती है। साइन को हटा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सूत्र क्या निकल के आएगा CA2CO3 का होल ट्वाइस। क्योंकि जब सेम बैलेंसी होती है तो हम बैलेंसी को नहीं दिखाते, रिमूव कर देते हैं। तो जो सूत्र बन के आएगा वो क्या होगा CaCO3। तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3। इस तरह फार्मूला आप निकाल सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैलेंसी याद रखना। अब आगे हम अगला प्रश्न देते हैं अभ्यास का, जो है 5वां प्रश्न। इसमें कुछ यौगिकों के रासायनिक नाम दिया हुआ है और पूछा है वो किन तत्वों से मिलकर बने, उनमें विद्यमान तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हम जो यौगिक हैं उनके रासायनिक सूत्र लिखेंगे। रासायनिक सूत्र से क्या होता है कि एक सांकेतिक रूप, एक सिंबॉलिक फॉर्म उसका निकल के आ जाता है और उपस्थित परमाणु जो हैं अलग अलग तत्वों के वो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो पहला है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना मतलब जिस चूने पे पानी पड़ गया हो, जो चूना पानी से रिएक्ट कर चुका हो। तो उसका सूत्र होता है COH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड जो यूज हुआ है वो जल से आया है OH ग्रुप। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो हम सूत्र लिख लिए तो इससे स्पष्ट हमें दिख रहा है कि इसमें कौन कौन मौजूद है, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जिससे हमने अलग अलग यहाँ लिख दिया है। चाहे आप सांकेतिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चाहे इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं, कैल्शियम हिंदी में, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब अगला है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो सूत्र है वो क्या होता है HBr। तो इसमें मौजूद तत्व कौन कौन है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। अगला है बेकिंग पाउडर, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो उसका जो सूत्र है वो पहले हम लिख लेंगे NaHCO3। इसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट ग्रुप लगा है और सोडियम वो धातु है जिससे रिएक्ट हुआ है। तो इसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं, सूत्र लिखने के बाद वो स्पष्ट हो गया कि इसमें सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन और ऑक्सीजन। अगला है पोटेशियम सल्फेट। इसका भी फार्मूला हम लिख लेते हैं, वो है K2SO4। तो इसमें जो शामिल तत्व हैं पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन, इसे भी अलग अलग हम लिख देंगे। तो इस तरह रासायनिक सूत्र पहले आपको लिखना होगा, फिर आप विद्यमान तत्वों को आराम से लिख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कुछ यौगिकों के नाम देकर उनका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने को कहा है। तो मोलर द्रव्यमान सिंपली क्या होता है कि जो भी परमाणु इसमें शामिल हैं उनके गुणकों से उनका गुणा कर देते हैं हम और सम निकाल लेते हैं। जैसे सबसे पहले ये इथाइन का मोलर द्रव्यमान। तो इथाइन का सूत्र दिया हुआ है C2H2। इसमें 2 कार्बन परमाणु हैं और 2 हाइड्रोजन परमाणु। तो 2 × C + 2 × H और इनके जो इंडिविजुअल एटॉमिक मास है उसको रख देते हैं, ऐड कर देंगे, 26 ग्राम आ जाएगा इथाइन, जिसको हम एसिटिलीन गैस भी कहते हैं। कार्बनिक रसायन में आप अच्छे से इसके बारे में पढ़ोगे। अगला है S8, सल्फर का एक अणु है। ये 8 परमाणु हैं सल्फर के इसमें, लेकिन इसे कहेंगे क्या, एक सल्फर अणु। तो इसका निकालने की 8 × यस का परमाणु द्रव्यमान 8 × 32 256 ग्राम आ जाएगा। इसी तरह फास्फोरस के एक अणु जिसको P4 कहते हैं, मतलब 4
फास्फोरस परमाणुओं से एक फास्फोरस का अणु बना है ये। तो उसको निकालने के लिए 4 इंटू फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान जो कि दिया है आप बुक में गिवन है 31 ग्राम दिया हुआ है फास्फोरस का, तो 4 × 31 कर देंगे 124 ग्राम इसका निकल के आ। अब आगे देखते हैं HCl का मोलर द्रव्यमान हमें निकालना है, तो 1 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 इंटू Cl का, क्योंकि एक एक ही इनके परमाणु है यहाँ पे, तो हम इस तरह 1 इंटू 1 प्लस 35.5 होता है इसका मोलर द्रव्यमान। क्लोरीन का सॉल्व कर लेंगे 36.5 आएगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र याद कर लीजिए, क्योंकि ये एक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमेशा इसका नाम आएगा रिएक्शंस में। दूसरा HNO3 ये भी नाइट्रिक एसिड है, इसका भी नाम हमेशा आएगा। तो ये सूत्र मैंने शुरू में कहा था कुछ सूत्र होंगे जो हमेशा आपके सामने आएंगे, उसमें से ये दोनों सूत्र हैं। अब HNO3 का हमें निकालना है, तो 1 इंटू H प्लस 1 इंटू N और 3 इंटू O, तो सबके अलग अलग परमाणु द्रव्यमान हम रख देंगे यहाँ पे, और ये टोटल आ जाएगा 63 ग्राम। अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक मोल उन सब में निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। सबसे पहले है 1 मोल नाइट्रोजन का, तो 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। नाइट्रोजन परमाणु का अपना मोलर द्रव्यमान जो कि कितना होता है 14 ग्राम, तो इसका आंसर सिंपली आ जाएगा 14 ग्राम। अब अगले में 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान पूछा है, तो पहले हम 1 मोल एल्युमिनियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे जो कि उसके परमाणु द्रव्यमान के मोलर द्रव्यमान के इक्वल होगा, जो कि होगा 27 ग्राम। अब 4 मोल का निकालना है, तो 27 × 4 कर दें, 1 मोल का पता है तो 108 ग्राम आ जाएगा। अगला 1 मोल Na2SO3 इसका निकालना है, तो Na2SO3 का मोलर द्रव्यमान अगर निकालने तो वही 1 मोल का भी द्रव्यमान होगा। तो मोलर द्रव्यमान किस तरह निकालते हैं, इंडिविजुअल जो इसमें शामिल एटम्स हैं उनका हम परमाणु द्रव्यमान अलग अलग सम कर लेंगे। तो 2 इंटू सोडियम का द्रव्यमान 1 इंटू S का प्लस 3 इंटू O का, तो Na का कितना होता है 23, तो 2 × 23 46 हो गया। एक S है जिसका 32 होता है, तो 32 से कम 32, और O का होता है 16 16, तो 16 × 48, और टोटल कर देंगे 126 ग्राम आएगा। हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, जिसमें 12 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है और उसका हमें निकालना है मोलों की संख्या। तो जो गिवन भार है, गिवन वेट है 12, फार्मूला क्या है भार बटे अणु भार, तो गिवन वेट है 12 ऊपर हो जाएगा। और अणु भार कितना होता है ऑक्सीजन का 16 × 32, 2 O है तो 16 × 32 12/32, इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो इसके मोलों की संख्या निकल जाएगी। इसी तरह 20 ग्राम H2O मतलब जल वाटर, इसका निकालना है हमें। गिवन भार है 20 ग्राम, ऊपर लिख देंगे 20, और इसका अणु भार कितना होता है H2O का वो निकाल लेते हैं। 2 इंटू 1 प्लस O का कितना होता है 16, तो कुल आ जाएगा 2 × 1 = 2, 16 2 18, तो इसका 20/18 इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 20 ग्राम H2O में मोलों की संख्या कितनी होगी। अगला है 22 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या, तो गिवन जो वेट है 22 वो ऊपर हो जाएगा, क्योंकि फार्मूलों में भार ऊपर होता है, नीचे अणु भार। CO2 का अणु भार निकाल लेते हैं, कितना होगा 1 C है 12 प्लस O2 2 है, तो 16 दूना 32, यह आ जाएगा 44, तो 22/44 इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसके मोलों की संख्या पता चल जाएगी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इसमें जो प्रयुक्त सूत्र है वो होगा द्रव्यमान बराबर मोल × अणु भार। तो इस क्वेश्चन में क्या है, मोलों की संख्या दी हुई है 0.2 मोल या 0.5 मोल, और उन मोलों में द्रव्यमान निकालना है। तो जो हमने इससे पहले सूत्र इस्तेमाल किया था उसी सूत्र का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। द्रव्यमान बराबर मोल × अणु भार। इससे पहले मोलों की संख्या निकालनी थी, तो द्रव्यमान यहाँ डिवाइड था नीचे, उसी से ये सूत्र निकला है डेराइव होकर। तो सबसे पहले 0.2 मोल O परमाणु लिखा है, ये ध्यान देना है, ऑक्सीजन अणु नहीं, O परमाणु मतलब O केवल अकेला है, 16 केवल लेंगे। तो मोलों की संख्या कितनी हो गई 0.2, 0.2 इंटू 1 O है × 16 हो जाएगा इसका अणु भार, तो 16 दूनी 32, 3.2 आएगा इसका द्रव्यमान। 0.5 मोल H2O अणु, अब यहाँ अणु इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इस पूरी H2O का अणु भार हम निकालेंगे जो 18 होता है, तो 0.5 इंटू 18, 18 × 5 90, 9.0 मतलब 9 ग्राम आएगा ये। इस तरह मोलों की संख्या दी हुई थी और हमने ये निकाल लिया।
कि उस परमाणु का उस मोल पार्टिकुलर मोलों की संख्या पे द्रव्यमान कितना होगा। अब 10वां क्वेश्चन है कि सल्फर अणु जो S8 होता है उसमें अणुओं की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले S8 का कुछ ना कुछ वेट दिया होगा एक गिवन, वो वेट कितना है 16 ग्राम। S8 में अणुओं की संख्या हमें निकालनी, यही क्वेश्चन है। और कितने S8 में 16 ग्राम S8 में। तो सबसे पहले ये 16 ग्राम S8 का में देख लेते हैं मोलों की संख्या कितनी होगी। तो मोल की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे अणुभार। तो सबसे पहले मोल की संख्या निकाल लेते हैं। मोलों की संख्या इस गिवन वेट पे सल्फर 8 का यहाँ पे एक पार्टिकुलर वेट दिया हुआ है 16 ग्राम, उसमें मोलों की संख्या हम निकाल लें सबसे पहले। तो मोलों की संख्या बराबर गिवन वेट 16 बटे अणुभार। S8 का अणुभार कितना होगा 32 गुणे 8 हम करेंगे। यस का होता है 32, एक यस का, तो 8 यस का 32 गुणे 8 256 हो जाएगा। और इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/16 मोलों की संख्या। अब हम जानते हैं किसी भी परमाणु के एक मोल में कितने अणु होते हैं, वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। एक मोल में अणुओं की संख्या एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होती है। और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 24। जब एक मोल में अणुओं की संख्या इतनी है तो 1/16 में कितनी हो जाएंगी, 1/16 में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, इसी वैल्यू में हम 1/16 का गुणा कर देंगे, मतलब 6.023 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 24 अणुओं की संख्या निकल के आएगी जो नंबर्स होगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट्स में कुछ आंसर आएगा और इंटू 10 की पावर में वो वैल्यू लगी रहेगी। इस तरह हम अणुओं की संख्या S8 में निकालेंगे। अब इस पार्ट के अभ्यास का अंतिम प्रश्न देखते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो है द्रव्यमान दिया हुआ है, उस द्रव्यमान पे इसके अणुओं की संख्या निकालनी है। तो जो गिवन वेट है वो कितना है 0.051 ग्राम। अब Al2O3 का हम अणुभार निकाल लेते हैं जिससे हमें मोलों की संख्या पता चल जाए। तो वो कैसे निकलेगा, 2 Al है तो 2 गुणे Al प्लस 3 O है तो 3 गुणे O। और इसको सॉल्व कर देंगे 2 × 27 एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, और 3 गुणे 16 54 और 48 जोड़ेंगे 102 ग्राम आ जाएगा इसका। अब दिए हुए द्रव्यमान पे मोलों की संख्या क्या होती है, दिया हुआ वजन बटे इसका अणुभार। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, इससे जो भी आएगा। अब हम जानते हैं एक मोल में जो अणुओं, यहाँ आयन पूछा है तो एक मोल में आयनों की संख्या, यहाँ पे आयनों भी कह सकते हैं अणुओं भी कह सकते हैं, आयनों की संख्या बराबर एवोगाड्रो नंबर जो होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो दिए हुए द्रव्यमान पे मोलों की संख्या ये है और एक मोल में इतना होता है, तो इतने मोल में कितना होगा 0.051 अपान 102 में आयनों की संख्या बराबर 0.051 अपान 102 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो टोटल हमें इतने मोलों में आयनों की संख्या पता चल जाएगी, क्योंकि एक मोल में आयनों की संख्या हमेशा एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होती है। और यहाँ पे जो गिवन वेट में मोल की संख्या वो एक नहीं है, कुछ और आएगी इसे सॉल्व करने से। तो जितना भी आएगी उसमें आयनों की संख्या ये वैल्यू इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब इस वीडियो में इतना ही अभी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आपके घर में जो भी आपके फ्रेंड हैं या छोटे भाई हैं क्लास 9 के, उनको इसको शेयर करिए जिससे कि वो इसका फ़ायदा उठा सकें।